में नहीं आ पाता, राइट। तो ओलिगोपोली का यहाँ पर वेजिटेबल नहीं है, ये हमारे पास है बेटा टेलीकॉम। टेलीकॉम करोगे तो कितना आएगा -10, यानी आपका एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पर नेगेटिव है, तो यानी कि -10 इज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। वही फॉर्मूला यूज करके हमने 2 बार एमआर निकाल दिया। हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, बेटा मैं हूं सीएस अनिल। एमसीक्यू बूस्टर आ गया है फिर से। चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे बेटा, बढ़िया तरीके से, जानदार शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से चैप्टर 4 का यूनिट 1। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केट। क्वेश्चन नंबर 288 पे आ गए बेटा, 287 तक हम कवर कर चुके हैं, देखते जाएंगे नंबर्स को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केट, कौन सा इसमें से एलिमेंट है मार्केट का। क्या सिर्फ सेलर होते हैं, बायर सेलर दोनों होते हैं भाई। बार्गेनिंग भी होती है प्राइस की, फिक्स्ड क्वांटिटी है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें से एलिमेंट है, तो सिर्फ सेलर थोड़ी होते हैं, पर हाँ बार्गेनिंग तो होती है ना, और फिक्स क्वांटिटी थोड़ी होती है, और कंपटीशन भी होता है वहां पे। तो ओनली एलिमेंट इज बार्गेनिंग फॉर प्राइस, बी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नोन है। जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट होती है, यानी जहां पर हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उस तरह की मार्केट को हम क्या बोलेंगे। नाम से ही आंसर पता लग रहा है भाई, फैक्टर्स मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑल एक्सेप्ट, कह रहे ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर हम इन सबको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनमें से एक को छोड़ के। कौन सी, लोकल भी हो सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट में कोई एरिया से मतलब ही नहीं है ना, ऑनलाइन मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल एरिया से कंसेप्ट थोड़ी है। सो दैट इज व्हाई सी इज द आंसर बेटा, ठीक है। चलो, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, जितना ज्यादा पीरियड कम होता है बेटा, देखो होता क्या है, सप्लायर को चाहिए टाइम प्रोड्यूस करने के लिए, और उसकी सप्लाई इलास्टिक तभी होगी ज्यादा जब उसके बाद टाइम ज्यादा होगा। तो जितना समय कम होगा उतना रिसोर्सेज को वो कम तरीके से यूज कर पाएगा, एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएगा, और उसकी प्रोडक्शन उतनी कम होगी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट पीरियड जितना होगा उतनी उसकी डिमांड क्या होगी, सप्लाई क्या होगा, उतना ज्यादा फिक्स्ड होगा, है ना। इनइलास्टिक ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड। अगर इनइलास्टिक होता तो हम कह सकते हैं इनइलास्टिक, फिक्स रहेगा, वो बढ़ा ही नहीं सकता। वेरी शॉर्ट, समझ रहे हो, उसको पता लग गया प्रोडक्ट की, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई है, राइट। कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है और कल ही बढ़ाना है प्रोडक्ट, कल बना के मार्केट में भेजना है, तो नहीं बेच सकता। टाइम चाहिए ना भाई, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेबर मटेरियल सब अरेंज करना पड़ेगा। तो जितना पीरियड कम होता है उतना सप्लाई बढ़ाने के चांसेस है, सप्लाई बढ़ाने की कैपेसिटी, एफिशिएंसी कम होती है, तो इसलिए हम फिक्स बोलेंगे, बी इज द आंसर। चलो, अब मार्केट वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी पेबल इमीडिएटली, दिस इज द वर्ड, कि इमीडिएट बेसिस पर हो रहा है, मतलब ऑन द स्पॉट हो रही है ट्रांजैक्शन की, आज ही पेमेंट दिया, आज ही गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी ले ली। तो दैट मींस हम बात कर रहे हैं बेटा स्पॉट मार्केट, फ्यूचर वगैरह में बाद में होता है ना। स्पॉट मार्केट मतलब इमीडिएट बेसिस पर। चलो, इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज, परफेक्ट कंपटीशन याद है, जहां पर हमारा, पहले तो एक बात समझ लेंगे, ये फ्लैट लाइन होती है, एआर का कर्व भी यही होता है, एमआर कर्व भी यही होता है, और बेटा डिमांड कर्व भी यही होता है, ठीक है। डिमांड कर्व भी यही होता है, समझ गए। तो डिमांड कर्व क्या होता है, पूरी तरीके से लेटा हुआ, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, सी इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, देखो जब तक आपको एडिशनल यूनिट्स बेच के जो रेवेन्यू आ रहा है वो पॉजिटिव है, यानी कि वो सही पॉजिटिव चल रहा है, कि एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल यूनिट बेचने से जो आपको इनकम आ रही है वो पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव नहीं हो रही। तो हम क्या कहेंगे कि माय मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, दैट मींस तब तक आपका टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज होता रहेगा। एडिशनल रेवेन्यू आपका पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा तब तक, समझ गए। चलो, इन इम्परफेक्ट कंपटीशन द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लाइज, इम्परफेक्ट में बात करें, देखो परफेक्ट में हमने बात करी थी स्ट्रेट लाइन, बेटा इम्परफेक्ट में कर्व नीचे आ जाते हैं, ये हमारा एआर होता है, ये एमआर होता है, अब दोनों अलग अलग बन जाते हैं। और एमआर कर्व क्या है, एआर कर्व के नीचे, तो देख लेते हैं, अबव द एवरेज रेवेन्यू कर्व, बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व, बी इज द आंसर। मार्जिनल रेवेन्यू पूछा था ना, हाँ मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ कहता है, एवरेज रेवेन्यू के नीचे लाई करता है, ठीक है जी। चलो, 296 में, अ फर्म शुड शट डाउन, फर्म को बिजनेस बंद कर देना चाहिए शॉर्ट टर्म में अगर उसका प्राइस उसकी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर ना कर पा रहा हो। तो देखो जब तक इक्वल है चलेगा, ज्यादा है तो अच्छी बात है एक तरीके से, पर अगर उसका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, यानी कि पर यूनिट पे जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है उसके जितना भी आपको प्राइस रिकवर नहीं हो रहा, उससे भी कम है आपका प्राइस, तो दिस इज द पॉइंट वेयर अ बिजनेस शुड शट डाउन, ठीक है जी। चलो, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी मार्जिनल रेवेन्यू इज, अब देखो इलास्टिसिटी दी हुई है और मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, ये पता है किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बेटा एक रिलेशनशिप की, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, अभी देखेंगे हम इसको भी, E - 1 डिवाइडेड बाई E। अच्छा, ये फॉर्मूला ना कई जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज मत होना,
कि ए आर के साथ ब्रैकेट में लिख दिया, अगर मैं ई को अलग अलग ओपन कर दूं तो 1 माइनस 1/e, इसका और इसका मतलब सेम है ना। अगर आप इस ई को जब आप ओपन करेंगे माइनस के साइन के साथ तो ई अपॉन ई होगा, कट के 1 रह जाएगा, माइनस 1/e 1/e रह जाएगा। तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, समझ गए। अच्छा जी, क्या बोला इसने, इलास्टिसिटी हमारी यूनिटरी है, तो बेटा अगर मैं ई की जगह 1 डाल दूंगा तो एक बात बताओ, ऊपर तो 0 हो गया, तो ऊपर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, राइट। ए आर की तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं है हमें, अगर आपने ई 1 डाला यहाँ पर तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 0 होगा। तो देख लेते हैं, यस 0। तो यानी कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू हमारा यूनिटरी पर है तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमारी यूनिटरी है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, 0 होगा। सिंपल है। चलो, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होता है, जब आपको एडिशनल रेवेन्यू नहीं आ रहा, जितना रेवेन्यू पहले था उतना ही आया। 5 यूनिट बेच के आपको 10 का रेवेन्यू था, 6 यूनिट बेच के भी 10 का ही है, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, ये कह रहा है कि आपको एडिशनल रेवेन्यू हुआ ही नहीं, एक तरीके से जितना पहले था उतना ही हो रहा है। एडिशनल क्या हुआ, पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना है। तो आपका जब एडिशनल रेवेन्यू यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाए तो हम कहते हैं हमारा टीआर क्या होता है, मैक्सिमम पे होता है, उसका पीक होता है, उसके बाद वो फॉल होना शुरू हो जाता है। नाउ एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली इज, ओलिगोपोली इनमें से कौन सा एग्जांपल है, ओलिगोपोली समझते हो, फ्यू सेलर्स, जहां पर कुछ सेलर्स मिलकर ट्रांजैक्ट करते हैं, लाइक ऑफ मोनोपोली बना लेते हैं, बस फर्क क्या है कि सिंगल सेलर नहीं होता, कुछ सेलर्स मिल जाते हैं और बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस, जो उनका बिजनेस का टाइप होता है, इस वजह से कोई इनके साथ कंपटीशन में नहीं आ पाता, राइट। तो ओलिगोपोली का यहाँ पर वेजिटेबल नहीं है, ये हमारे पास है बेटा टेलीकॉम, टेलीकॉम की 2-4 ही तो है कंपनीज, राइट, तो दैट मीन्स ओलिगोपोली। ये तो मोनोपोली है, शैम्पू तो कितने सारे हैं भाई, है ना। नेक्स्ट, इफ अ फर्म सेल 50 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 20, ये सिंपल क्वेश्चन, 50 यूनिट बेचे आपने 20 रुपए ईच के प्राइस पर, क्या आएगा टोटल रेवेन्यू, 50 × 20 दैट इज 1000। सिंपल। चलो, इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग 10 यूनिट इज 500, फ्रॉम सेलिंग 11th यूनिट, 10 यूनिट बेचे थे तो 500 का रेवेन्यू था। अच्छा जी, फिर आपने जब 11th यूनिट बेचे तो आपको 540 का रेवेन्यू हुआ, तो एडिशनल कितने का हुआ, 40 का, ये पूछा है, मार्जिनल रेवेन्यू बताना है 11th यूनिट का, तो एडिशनल 40 का हुआ ना, तो 40 इज बी इज द आंसर। ठीक है बच्चों। चलो, द मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन आर स्टैट्यूटरीली रेगुलेटेड, रेगुलेटेड मतलब जहां पर प्रॉपर एक अथॉरिटी है, प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, तो इस तरह की मार्केट को हम कहते हैं बेटा रेगुलेटेड मार्केट। नाम से मतलब पता लग रहा है, जो रेगुलेट होती है, सही तरीके से मैनेज करा जाता है, जिसके अंदर सब कुछ। Which of the following is a characteristic of monopolistic competition? मोनोपोलिस्टिक मतलब एक इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, थोड़ी थोड़ी पावर होती है उनके पास प्राइस बनाने की भी, कोई भी फॉर्म इजीली आ सकती है, जा सकती है, ये सब फीचर्स थे। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पहचाना, सिंगल सेलर तो नहीं होता, आइडेंटिकल भी नहीं होते, मैनी सेलर्स विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सी इज द आंसर। बहुत सारे सेलर्स होते हैं और प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है भाई। चलो, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इंडिविजुअल फर्म्स एवरेज रेवेन्यू कर्व इज, अभी बताया था मैंने आपको, परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो हमारा एवरेज रेवेन्यू बोलो या डिमांड कर्व बोलो या मार्जिनल रेवेन्यू बोलो, तीनों एक ही होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है, तो ये वाला केस है। जब एआर बोलते हैं तो हॉरिजॉन्टल, डिमांड कर्व बोलते हैं तो परफेक्टली इलास्टिक बोल देते हैं, एक ही बात है। समझ आ गया। चलो, विच टाइप ऑफ द मार्केट एलोकेट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख लो, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू प्रोड्यूसर्स एंड हेल्प एंश्योर दैट दो रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। ठीक है, एफिशिएंटली होगा यहाँ पर, एफिशिएंटली यूज होंगे। तो पहली बात तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर व्हाट, जिनकी हेल्प से आप प्रोडक्शन करोगे, और वही तो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्होंने यहाँ पर फैक्टर वर्ड यूज नहीं करा, समझ गए। असल में ये बात कर रहा है फैक्टर्स की ही, ये फैक्टर्स की ही बात कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यानी कि फैक्टर मार्केट की बात हो रही है। सिंपल है भाई, समझ आ गया सबको। चलो, एज्यूम दैट व्हेन अ प्राइस इज 30, क्वांटिटी डिमांडेड इज 19, लिख लेते हैं इसको। जब प्राइस हमारा 30 था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 19। अच्छा जी, फिर व्हेन प्राइस हो गया 28 तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 20 यूनिट। अच्छा जी, व्हाट इज द मार्जिनल वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इन द 19 यूनिट टू 20 यूनिट। ठीक है जी, ठीक है, 19 से 20 यूनिट पे गए तो मार्जिनल कितना, तो पहले टोटल निकाल लो, टोटल निकालोगे तो मार्जिन निकाल लोगे। टोटल कैसे निकलेगा, P इंटू क्यू करके, 19 इंटू 30 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा बेटा 3 9 से 27 और ये 570 आएगा। ये यहाँ पर करेंगे 28 दूनी 56 तो 560 आएगा। तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू की अगर बात करें तो मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करना होता है, राइट। 560 में से 570 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -10, यानी आपका एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पर नेगेटिव है, तो यानी कि -10 इज द आंसर। ठीक है ना, क्योंकि देखो 507 से 570 से 560 हो गया तो कम ही हुआ है इसका मतलब, तो इसलिए -10। सिंपल है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप, ये वही ग्राफ वाला वो इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो बेटा देखो ये लास्ट वाले में प्लस है, ठीक है ना, तो अगर आप करेक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो ये तो नहीं है, MR = AR होता है,
ये भी नहीं है, ई यहाँ पे बाहर नहीं होता, डिवाइड में होता है। करेक्ट, यानी कि आपको देखोगे तो सी वाला है, यही है ना, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर विद इन ब्रैकेट ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, और मैंने फिर से बता देता हूं, ये ऐसे ना देके ऐसे भी दिया हो सकता है, कैसे, ए आर ब्रैकेट में वन माइनस वन बाई ई, तो एक ही मतलब है बेटा, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, चलो, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट टू द लेवल वेयर, कहां तक मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट की एक कंडीशन है सीधा सीधा, जो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात हो रही है ना, तो मैक्सिमम कब होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अगर उससे कम है तो प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। जब एमआरएमसी के बराबर होता है तो मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है, क्योंकि उसके बाद वो जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि हम कहेंगे वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज बी। ठीक है बच्चों, चलो, इन इकोनॉमिक्स जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट इज मेड ऑन द बेस ऑफ टाइम, ज्योग्राफिकल, सब पे होता है, ऑल ऑफ द ऑप्शन है, टाइम के बेसिस पे भी होता है, इस पे भी होता है, सब पे होता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, सबके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। विच मार्केट कवर्स अ वाइडर एरिया सच एज फ्यू एडजेसेंट सिटीज, पार्ट्स ऑफ द स्टेट या क्लस्टर ऑफ स्टेट्स, मतलब हम एरियाज की बात कर रहे हैं, एरियाज बोले तो रीजन्स की बात कर रहे हैं, तो हम रीजनल मार्केट की बात कर रहे हैं, जहां पर कुछ पार्ट ऑफ सिटीज होती है, कुछ पार्ट ऑफ स्टेट्स होती है, क्लस्टर ऑफ स्टेट्स होती हैं, और उनको हम एक मार्केट के फॉर्म में जानते हैं, तो दैट मीन्स रीजनल मार्केट। ठीक है बच्चों, चलो, आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, देख लो। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द मार्केट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, वेयर ए आर इन द बोथ द मार्केट इज 21 एंड इलास्टिसिटी इज, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है दो मार्केट्स का, दो केसेस है, तो देखते हैं। वेयर ए आर इन द बोथ द मार्केट इज 21, ए आर दोनों में सेम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट ए एंड बी आर 3 एंड 7। तो बेटा पहले मार्केट ए की बात करते हैं, क्या पढ़ा हमने, हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है ना दोनों का, तो ठीक है, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, दोनों में सेम है, तो पहले मार्केट ए की बात कर रहे हैं, 21 और यहाँ पर है 3 माइनस 1 बाय 3, कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, 7 4 जा 28, नहीं 3 माइनस 1 गया तो 2 बचा ना, तो 7 2 जा 14, ये मार्केट ए का तो आ रहा है 14, अगर मैं ऐसे देख लूँ तो मेरे को सीधा ये दिख रहा है बी है, फिर भी दूसरे का निकाल देते हैं एक बारी, दूसरा ही निकालेंगे तो एम आर इज इक्वल्स टू, ये तो 21 ही है, अब इलास्टिसिटी दूसरे की कितनी है 7, तो 7 माइनस 1 बाय 7, 7 में से एक गया 6 और ये 7 3 जा 6 3 जा 18, यही है बेटा बी। तो एक मार्केट का 14 निकला, दूसरे का 18 निकला, तो दैट इज 14,18, दैट इज बी इज द आंसर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, वही फॉर्मूला यूज करके हमने 2 बार एमआर निकाल दिया बस। इफ एमआर फॉर द यूनिट 1 इज 10, यूनिट 2 इज 5 एंड यूनिट 3 यूनिट आपने बेचे और उनसे आपको एडिशनल रेवेन्यू होता गया, पहले पे 10 हुआ, दूसरे पे 5 हुआ, तीसरे पे 3 हुआ, तो कह रहा है टोटल कितना होगा, तो टोटल का मतलब क्या होता है, सबमिशन ऑफ एमआर। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना आपको, कंसेप्ट वाइज भी हम यही बात करते हैं कि भैया जितने भी आपके पास मार्जिनल रेवेन्यूज हो रहे हैं वो एडिशनल रेवेन्यू बता रहे हैं, और टोटल का मतलब क्या है कि जिस भी नंबर ऑफ यूनिट्स तक आप कैलकुलेट कर रहे हो वहां तक का टोटल रेवेन्यू, समझ गए, टोटल इनकम। तो पहले से 10 हुई है, दूसरे से 5 हुई है, 15 हो गई, तीसरे से हो गई 3, 10 5 15 और 3 18 का आपको टोटल रेवेन्यू है। कहां दिया 18, ये रहा डी, डी इज द आंसर। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केट, जो मार्केट का एलिमेंट नहीं है, तो बायर सर्विस, उसमें प्रोडक्ट और सर्विस दोनों दिए जाते हैं, फर्म और बार्गेनिंग, बार्गेनिंग सब है, फर्म नहीं है, सिर्फ फर्म हमारा एलिमेंट नहीं माना जाता मार्केट का। ठीक है, अपने मॉड्यूल में देखेंगे आपको बायर्स मिलेगा, प्रोडक्ट और सर्विस लिखा हुआ मिलेगा, बार्गेनिंग भी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा फर्म, तो दैट इज इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन समझते हो किसकी बात कर रहा है ये, नेचर मतलब हम बात कर रहे हैं कि आज पेमेंट मतलब आज सेम टाइम हो रही है या फ्यूचर में होगी, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से नेचर की बात कर रहा है। तो यानी कि हम बात करेंगे कैश या फॉरवर्ड। कैश हो गया मतलब स्पॉट, कि ऑन द स्पॉट हो रहा है, फॉरवर्ड मतलब आप फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करोगे, सिंपल। चलो, ग्रेन सोल्ड इन द मार्केट एंड पेड कैश इमीडिएटली, विच इमीडिएटली वर्ड आ गया, लो जी इमीडिएटली हुआ है ना, उसके बाद विच टाइप ऑफ मार्केट बिलोंग्स टू अकॉर्डिंग टू द नेचर, आ गया नेचर, नेचर वर्ड आ गया, इमीडिएटली वर्ड आ गया, यानी कि स्पॉट मार्केट की बात हो रही है ना, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात भी बोल दी और ये भी बोल दिया कि इमीडिएटली हो रहा है, तो स्पॉट मार्केट, सिंपल। नाउ अनदर नेम फॉर एवरेज रेवेन्यू, भाई एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व बोला जाता है, याद रखना, जो भी हमारा एवरेज है, चाहे किसी भी मार्केट में आप बना रहे हो, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन मैंने आपको बताया यही एआर है, यही हमारा यही डिमांड कर्व है, अगर आप दूसरी मार्केट में भी बना रहे हो जहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है यार, वहां पे वही उसका डिमांड कर्व भी वही होता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू आपको पर यूनिट से होने वाला रेवेन्यू दिखा रहा है, राइट, तो वो आपके डिमांड कर्व को रिफ्लेक्ट करता है, यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑलवेज अ डिमांड कर्व, मार्केट कोई सी भी हो, ठीक है जी, याद रहेगा। चलो, सपोज अ सेलर को मिले 100 रुपए बाय रियलाइज सेलिंग 10 यूनिट्स एंड 120 मिले बाय 11, सिंपल है, 100 यूनिट 100 रुपए मिले आपको 10 यूनिट बेच के, 120 मिले 11वां बेच के, तो एमआर क्या हुआ 11वें का, 120 माइनस 100 यानी कि 20, है ना, 20 का एडिशनल हो ना भाई, पहले अभी तक 100 हो रहा था, एक और यूनिट बेचा 120 हो गया, तो एडिशनल कितना हुआ 20 इज द आंसर, सिंपल। ये देखो ये पूछते हैं एग्जाम में, देख लो,
दिसंबर 23, राजेश रियलाइजेस 6000 वाइल ही सेलिंग 60 यूनिट ऑफ द मैट्स। 7200 60 यूनिट बेच के उसको 6000 का रेवेन्यू था। 61 यूनिट जब बेचे 61 यूनिट तो उसको 7200 का रेवेन्यू हुआ। तो एडिशनल कितना हुआ? 6000 और 7200 का डिफरेंस देख लो, 1200। हाँ लिखा 1200, ये रहा, 20 द आंसर। ठीक है भाई, सिंपल है। एमआर जीरो होता है तो टीआर क्या होता है? जब एमआर होता है जीरो तो टीआर अपने मैक्सिमम पे होता है। यानी अब आपको एडिशनल रेवेन्यू नहीं हो रहा, तो आपको जितना रेवेन्यू होना था वो हो चुका है, तो टीआर विल बी एट मैक्सिमम। टीआर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है भाई। चलो जी बेटा, चैप्टर 4 का यूनिट 1 बढ़िया तरीके से खत्म। ठीक है ना? तो बेटा मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सेशन में फटाफट इसके बाकी के यूनिट्स के साथ। तब तक के लिए मेरे बच्चों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग मेरे बच्चों, एंड कीप रॉकिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।